हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित का कारण बताना है आपको कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? ये हमें कारण बताना। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि भैया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। तो हमारे पास इस हल के लिए सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमें दो प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ता हुआ है और एक ऐसा होता है जिसमें एसिल ग्रुप जुड़ता है या एसिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो मेनली जो हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो हेलो एरीन दिखाते हैं। कौन दिखाता है? ये हेलो एरीन मुख्यतः दिखाते हैं। और यह एक प्रकार की, ये भी दिमाग में रखो, ये कौन दिखाता है? हेलोरीन दिखाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो ये है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है कि दो इसमें होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एल्किलीकरण, जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, हमने मान लो ये लिया क्लोरोबेंजीन। क्या लिया भैया? हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया और इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है? CH3Cl। कोई भी यानी हेलो एरीन की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ में आप करवाओगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अभिक्रिया होनी चाहिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसके बीच होगी भैया? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं तो हमें ये उत्पाद बना के देंगे। अब यहां जो उत्पाद बनेगा ये दो प्रकार से उत्पाद हो सकता है, या तो इसके जस्ट पास में CH3 लग जाए, ठीक है, और या तो उससे दूर CH3 लग जाए। ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता था कि ये CH3 यहां ना लग करके तो और कहां लग जाए भैया? CH3, ये CH3 तुम्हारा उठ करके यहां पर तो Cl लगा रहने दो और CH3 यहां पे लग जाए, यानी पैरा। दो पोजीशन हो सकती है, या तो आर्थो वाली पोजीशन मिलेगी या पैरा वाली पोजीशन मिलेगी। ठीक, अब ये देखा गया कि जो आर्थो वाली पोजीशन है, यहां पे जब ये कार्बन आया, क्लोरीन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन, अपने इसके इलेक्ट्रॉन, तो आपस में प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ। और जब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इसकी वजह से ये क्या होगा? अस्थायी कम होंगे, और अस्थायी कम होते हैं। इस वजह से ये उत्पाद आपका बनता है अल्प मात्रा में, और ये होता है आपका मुख्य उत्पाद। तो एक तो ये हो गई क्या कि भैया देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो स्टेप है या दो प्रकार की अभिक्रिया है। पहली है एल्किलीकरण, जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ता है। कौन जुड़ गया जाकर के? यहाँ पे देखो CH3 जुड़ गया, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्किलीकरण कहते हैं। एल्किल समूह का जुड़ना किसके साथ अभिक्रिया करवाई? हेलो एरीन की अभिक्रिया हेलो किसके साथ? हेलो एल्केन के साथ करवाई। Cl यहाँ पे था अपना जो भी था, और CH3 मिल गया, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आर्थोक्लोरोटालुइन है, ठीक है, आर्थोक्लोरोटालुइन। CH3 केवल लगा होता है तो टालुइन बनता है वो। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये भी कह सकते थे, दूसरा क्या हम कह सकते थे? जिसमें एसिल समूह की अभिक्रिया। मतलब देखो, ये अभिक्रिया हमने ये करवाई, यहां पर Cl था और यहां पर हमने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इसके साथ अभिक्रिया करवाई। ये होता है हमारा एसिड क्लोराइड। ये क्या होता है भैया? एसिड क्लोराइड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Cl केवल निकलेगा। कौन निकलेगा? केवल Cl निकल जाएगा और ये समूह अपने आप आकर के जुड़ जाएगा। तो जोड़ दो इसको, Cl निकाल के। देखो यहां पर ये वाला Cl, इसका ये Cl चला गया तो ये वाला C यहां पे जुड़ गया। अब इस C के साथ में एक है डबल बॉन्ड O और एक है CH3, ये आपको मिल जाएगा। समझ आई बात? ये कंपाउंड, ये अब हो सकता है ये आर्थो पर मिले, या हो सकता है यही वाला सेम कंपाउंड यहां पैरा पर मिल जाए, या हो सकता है सेम यही कंपाउंड तुम्हें कहां दिख जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्टिलीकरण। क्या कहते हैं इसको? वो होता है एल्किलीकरण, ये होता है एस्टिलीकरण, ठीक है ना, या एसिलेशन बोलते हैं, एस्टिलीकरण। एस्टिलीकरण, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो यहां पे Cl था और पैरों पे लग गया जाकर के, ये एक तरफ डबल बॉन्ड हो गया और एक तरफ CH3 है। तो ये दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड बनता है। तो ये मुख्यतः हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं? हमारे पास जो हेलो एरीन होता है, ठीक है, इसमें दो स्टेप है, एल्किलीकरण, एस्टिलीकरण। एल्किलीकरण में क्या करते हैं? हेलो एरीन को किसके साथ गर्म करते हैं?
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन के साथ में गर्म करते हैं और हमें क्या मिलता है भैया, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है क्लोरोटालीन। अब इसके लिए आर्थो कह सकते हैं, इसके लिए पैरा कह सकते हैं। दूसरा एस्टिलीकरण होता है। एस्टिलीकरण में क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कंपाउंड जाकर के सीधा जुड़ जाएगा, तो ये हमें उत्पाद देखने को मिलेगा। इसका भी नाम आपको लिखना हो तो इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। क्या होता है, अब यहां पर इसके 2 नंबर पर एक, 2 नंबर पर ये लगा है तो इसके लिए बोलेंगे 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसको क्या बोलेंगे भैया, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। मतलब ये जो कंपाउंड होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो CH3, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनॉन। क्या नाम होता है इसका, एसिटोफिनॉन। और इस बेंजीन पर 2 नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ था इसलिए 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन इसका नाम दिया। समझ आई बात थोड़ी सी, तो ये तो इसका हो गया, नाम हो गया, दिमाग में रखना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसके साथ दिखाती है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब मुद्दा हमारा है जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, कि एनिलीन क्यों नहीं दिखाता है। तो पहले तो ये आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की दोनों रिएक्शन लिखो, फिर हम चर्चा करते हैं अपने जवाब पे कि एनिलीन ये अभिक्रिया क्यों नहीं देगा। ठीक है, देखो तो एनिलीन ये अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाता है, उसके पीछे का लॉजिक सुनो। ठीक है, कि जो एनिलीन है ना, सुनो भैया इधर सुनो, जो एनिलीन होता है उस होता क्या है, कहानी सुनो जरा। इसके पास एनिलीन में क्या होता है, NH2 होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अब NH2 जो है वो लुईस अम्ल है, उसके पास लोन पेयर होता है देने के लिए क्या होता है उसके पास, लुईस क्या बोलते हैं इसको, लुईस क्षार बोलते हैं, है ना। जिनके पास लोन पेयर देने के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। अब कैसे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 3 बॉन्ड तो बना चुका है ना, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इधर बेंजीन के साथ, 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जिनके पास ये लोन पेयर होता है उनको लुईस क्षार कहते हैं। अब जब आप ये अभिक्रिया किसी भी तत्व के साथ मान लो करवाओ भी, लेकिन अगर आपने इसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जैसे आप अभिक्रिया करवाते हो तो ये भी भाई साहब ये कहता है दुनिया जाए भाड़ में, ये सीधा उठ करके इसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है AlCl3 के साथ। बीच में क्या उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सीधा सीधा पहुंचा और AlCl3 के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके ये बना लिया, यहां पर NH2 और इसके साथ में क्या बन गया, AlCl3 बन गया। तो ये जो अभिक्रिया इसको करनी थी वो तो उसने किया ही नहीं, ये क्या बना लिया। तो इस पर जो धनावेश आता है लवण बनने के कारण अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, लवण बना लिया। अब ये अस्थायी लवण बना लेता है जिसके कारण ये होता है कि जो एनिलीन का इलेक्ट्रॉन रागी जो प्रतिस्थापन होना था उसके चलते ये एकदम से निष्क्रिय हो जाता है। इस कारण यह क्या करता है, ये अभिक्रिया शो नहीं करता। रीजन क्या लिखोगे आप, सुनो, एनिलीन लुईस क्षार है, अतः ये निर्जल AlCl3 के साथ में अभिक्रिया करके एक लवण बना लेता है, जिस कारण एनिलीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए निष्क्रिय हो जाता है, अतः यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। लैंग्वेज समझ आ रही ना, क्या करना है, एनिलीन लुईस क्षार है, अतः ये AlCl3 के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बना लेता है, जिससे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन स्वभाव निष्क्रिय हो जाता है, जिस कारण यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। अब यहीं पर दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अच्छा चलो इसको पहले ये रिएक्शन लिख लो थ्योरी, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एथिलेमिन तो जल में विलय होता है जबकि एनिलीन जल में विलय नहीं होता। सुनो, अब एथिलेमिन क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आप पाओगे। सर देखो, एथिल एमीन होता है CH3 CH2 NH2, ये तुम्हारे पास क्या होता है भैया, ये होता है एथिल एमीन। और जब बेंजीन रिंग के साथ में ये NH2 लगा होता है तो ये तुम्हारा होता है एनिलीन। तो यहां पे इसका जो हाइड्रोजन है इसमें NH2 वाला, इसका हाइड्रोजन क्या करता है, ये जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये क्या करता है भैया, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिस कारण ये जल में क्या होता है, अविलय होता है और ये जल में विलय होता है। रीजन मेन ये है, ठीक है। हाँ, मेन रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो ये जलने विलेय है, ये नहीं बना पाता है तो जलने अविलेय होता है। सिंपल सी बात, सिर्फ इतनी। ठीक, तो चलो लिखो, थ्योरी लिखो फटाफट। पहली बात तो ये है सर, परासरण क्या होता है? तो परासरण की प्रक्रिया देखो, सामान्यता होता क्या है कि भाई उच्च सांद्रता वाला जो विलेय पदार्थ होता है, जो विलयन होता है, उसके अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। सामान्यता ये होता है जिसे हम विसरण कहते हैं। जैसे आप एक काम करो, एक बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भरा, उसमें नील डाल दो, नील, तब देखो कि नील के अणु जो होंगे वो पूरी बाल्टी में फैल जाएंगे, पूरा पानी नीला हो जाएगा, है ना। तो अधिक सांद्रता वाले जो कण थे वो किधर जा रहे थे? निम्न सांद्रता वाले कण की ओर जा रहे थे। इस घटना को हम कहते हैं विसरण। लेकिन अब हमने क्या किया, जरा ध्यान दो इधर। ये हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में यहां पे हमने विलायक भर रखे हैं और एक विलेय भर रखे हैं। यहां बाहर हमने शुद्ध विलायक भर रखा है। बाहर क्या है भैया अपने पास? शुद्ध विलायक है, और इसमें तुम्हारा क्या है? विलयन है। ठीक है, तो नॉर्मली जो विलयन है, विलयन के अणु किधर जा रहे थे? विलायक की ओर जा रहे थे। विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी, विलायक की सांद्रता कम होगी। तो विलयन के अणु सामान्यतः किधर जाते हैं? विलायक की ओर जाते हैं। स्वतः प्रक्रिया होती है जिसे हम विसरण कहते हैं। परंतु हमने क्या किया कि यहां पर एक झिल्ली लगा दी, एक जाली लगा दी। ठीक, ये हमने यहां पर क्या किया? एक जाली लगा दी। अब जब जाली लगा दे तो होगा क्या कि जो सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाले थे, वो उनकी मोटाई ज्यादा थी ना, वो गाढ़े थे। अब अगर गाढ़ा पदार्थ वो होगा तो वो तो नीचे जाएगा नहीं। अब वो नीचे जाएगा नहीं तो क्या होगा कि जो विलायक के अणु थे वो ऊपर की ओर भगेंगे। किधर की तरफ? विलयन की तरफ भगेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। सामान्यतः यही होता है कि उच्च सांद्रता वाले किधर जाते हैं? निम्न सांद्रता की ओर। परंतु जब हमने अर्धपारगम झिल्ली लगाई तो क्या हुआ? निम्न सांद्रता वाले कण किधर जाने लगे? उच्च सांद्रता वाले की ओर जाने लगे। और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है? परासरण का नाम दिया है। अब इसको रोकने के लिए, ये जो परासरण की प्रक्रिया हो रही है, इसको रोकने के लिए, जैसे मान लो हमने ये एक बर्तन लिया, ठीक है, यहां पर भी एक बर्तन हमने ये ले लिया, और इसमें हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक जाली लगा दी। क्या लगा दी भैया? एक जाली लगा दी। अब इधर कुछ भरा हुआ है, कुछ इधर भरा हुआ है, ठीक है, यहां पे हमने इनको बंद कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या कि एक हमारा क्या है भैया, ये मान लेते हैं विलायक है, ये हमारे पास क्या है? विलायक है, और ये हमारे पास क्या है भैया? विलेन है। ठीक, तो क्या होगा इसमें कि जो विलायक के अणु हैं वो किधर आना चाहते हैं? सर वो तो आना चाहते हैं इधर की दिशा में। वो इधर आ रहे थे इधर सब। हमने अब क्या किया कि यहाँ पे जो ये पिस्टन लगा हुआ था, इस पिस्टन को हमने रख के दबा दिया। ठीक, तो ऊपर से हमने अभी तक इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा था? एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दाब, जो कि इस पे भी उतना ही लग रहा था, इस पे कोई दिक्कत नहीं, वायुमंडलीय दाब दोनों पे लग रहा था। तो ये अणु इधर भागना चाह रहे थे। अब हमने ऊपर से और ज्यादा प्रेशर लगाया, और ये प्रेशर लगा करके जब हमने पिस्टन को नीचे दबाया तो नीचे जगह ही नहीं बची। अब जगह नहीं बची तो ये पार्टिकल इधर आ नहीं पाएंगे, तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो आपने यहाँ पर दाब डाला, उस दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अधिकतम दाब या लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। बस ये कहानी है। और ये जो परासरण दाब पाई है, ये पाई इज इक्वल टू होता है एन, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है भैया? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पे पाई क्या है? तुम्हारा प्रेशर है। अब इसको आप और चाहे डीपली लिखना चाहो तो ये लिख लो कि पाई बराबर एन बटे वी आर टी, जहां पे आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट है। ध्यान सुनना, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार। क्या करते हैं? या यूं कह लो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये आपको भार बटे अणुभार जो समझ आए वो हम निकालने का तरीका होगा। जी क्या होता है? आयतन का, लेकिन ये आयतन होता है लीटर में, ध्यान रखना। यहाँ पे जो आयतन लेंगे वो किसमें लेंगे? लीटर में लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आर का मान होता है वो 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये होता है इसका मात्रा। तो लीटर में ये है, इसलिए हमें आयतन भी किसमें रखना पड़ता है? लीटर में। और जो टेम्परेचर है वो आपका होना चाहिए केल्विन में। किसमें होना चाहिए भैया? केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर केल्विन आता है।
तो ये फार्मूला दिमाग में रखना है, पाई इज इक्वल टू एन, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। फार्मूला क्या है? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। पाई वी इज इक्वल टू, यही आपका आदर्श गैस समीकरण आपने कभी ना कभी ये देखा होगा, कौन सा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कहीं ना कहीं ये समीकरण तुमने देखा जरूर है अगर आप 11th पढ़े हो तो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो वही है, पी क्या होता था? प्रेशर होता था। यहाँ पे पी को हमने क्या बोला हुआ है? बस पाई बोला हुआ है। बाकी तो वही अभिक्रिया है, वही आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके अब हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो परासरण समझ आ गया भाई, परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। फार्मूला याद रखना भैया जो भी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? सबसे पहली बात, हल देखो सवाल का। करेक्ट, ठीक है, वो तो हो गया परासरण। प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, पहले सबसे तो आयतन तुम्हें दिया हुआ है, वी का मान कितना दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर। अच्छा याद रखना एक चीज, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसका कितना होता है? 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक बात है ना। अब इतना, इसका मतलब इतना ml दिया है। अब ml को लीटर में बदलेंगे तो क्या करोगे भैया? 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर। आयतन कितना आ गया? 0.2 लीटर, ठीक है। अब दिया गया द्रव्यमान कितना है? इतना। तो दिया गया द्रव्यमान हमारा W होता है। क्या होता है भैया? भार आपको दिया हुआ है, भार W बराबर 1.26 ग्राम, ठीक है। और प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान यानी अणु भार, जिसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के केस में M, ये कितना दे रखा है? 61.022 ग्राम, इतना प्रति मोल, ठीक। तो और टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 300 केल्विन। तापमान कितना दे रखा है? 300 केल्विन। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो तुम्हारे पास आ गया है ना। तो अब लगाओ फार्मूला, पाई वी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। तो पाई इज इक्वल टू एन बटे वी आर इंटू टी। तो पाई का मान क्या आ जाएगा? एन क्या होता है सर? दिया गया भार बटे अणुभार इंटू में आर टी बटे वी, जी हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज रख दो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो तुम्हारे पास है। आर का मान अभी हमने बताया कितना रखना है, तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू डब्ल्यू 1.26 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था कितना? 0.083 इंटू टी की वैल्यू 300 डिवाइड में एम कितना है? एम 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 कहा गया 61.022 इंटू वी, वी कितना है? 0.2। अब इस पूरे को आपको क्या करना है भैया? सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? 20 में करेंगे। कैसे करोगे? 20 में करेंगे। आज तक तो कोई ना कर पाया, हम करेंगे। देखो, तो ये हो जाएगा 126, ठीक। यहां पर एक जीरो लगा दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 126, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, ये खत्म। 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, है ना। तो ये आ जाएगा 83 गुणे 300 डिवाइड में 61,022 गुणे में 20। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 एकदम 61 आ रहा है, ठीक है ना। ये लगभग यार देखो ये 61.02 है। एक काम करो, ठीक है ना, ये 61,022 को 61,000 ही मान ले, क्या दिक्कत है? 22 से क्या उतना फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। तो ये 61, 91, 61 और 3 जीरो, लगभग 1000 मान लो इसको। लगभग कितना मान लो? 1000 के आसपास आएगा, 900 समथिंग आएगा, 1000 मान लेते हैं चल फिलहाल। तो अब इसको देख लो भैया कितना आ जाएगा? पाई की वैल्यू 0। एक काम कर लो, एक जीरो से एक जीरो और निपटा दो। 3 त्रिक का 9, 8 9 72, 729/100, तो आ जाएगा 7.29। यही आ रहा है क्या यार आंसर? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं भैया। कैलकुलेशन ही तो होगा, ऊपर नीचे तो होगा। भैया एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो तो, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लो क्या हो रहा है थोड़ा सा, है ना। इसको एक काम करते हैं, हटाओ ये जीरो रो, ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें क्या? तो पाई की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी जरा एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको तो ये कितना आएगा? 12, 6.1, है ना।
और ये दशमलव हटाएंगे, एक ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 12.6, 12.64, कितना आ जाएगा यार, 2 6 12 2 3, सॉरी 6.3 आएगा ना, 63 गुना 126, ठीक। तो चलो ये 6.3 इंटू में 0.083 इंटू 300 डिवाइड में 61.022 देख लेते भैया, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है ना। 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.083 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड करेंगे 61, कर दे यार पूरा तो कैंसिल करते हैं, क्या हो रहा है, 6.3 मल्टीप्लाई 0.083 मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिवाइड करेंगे 61.02, 2.57 आ रहा है, कहीं कोई गलती हो रही क्या यार, यहाँ पे कहाँ पे ये 0.63 होगा, 1.26 डिवाइड में 0.2 है ना, एक डिस्टेंस, हाँ यार ये 0.63 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 0.63 होगा, तो ये आ जाएगा 0.257, ये हमारा जवाब होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दे लेना भैया, ठीक है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो छापो। अच्छा ये किस में आएगा तुम्हारा, लेकिन ये ध्यान रहे ये आएगा किस यूनिट में आएगा, क्या लेंगे, अच्छा आर का मान हमने क्या रखा 0.083, हाँ ये बार वाला रखो ना, तो इतना बार प्रेशर आएगा, ठीक है। चलो अब लिखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी टफ है बट कोई ना भैया, हम ये बताते थे रासायनिक अपक्रिया, देखो जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो दो बातें होंगी, मान लो क्या क्या होगा, मान लेते हैं ना, पहले तो परिभाषा देख लो इसकी, चलो आप लोग भी हमारे साथ लिख लो फटाफट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक की सांद्रता में कमी, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी होने की दर, अभिकर्मक की सांद्रता में कमी होने की दर अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो तो अभिक्रिया का वेग या दर बराबर यहां से क्या लिखोगे आप, अभिक्रिया का वेग या फिर दर, ये होगा सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब जरा ध्यान दो कि जो अभिकर्मक होगा, अगर आप अभिकर्मक की बात करोगे तो अभिकर्मक की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, तो अभिकर्मक के लिए जब आप रेट की बात करते हो, अभिक्रिया के वेग की बात करते हो, तो ये आएगा माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, ये माइनस का होगा अभिकर्मक के केस में, क्योंकि उसकी सांद्रता घटेगी। और जब आप उत्पाद के लिए बात करते हो तो उत्पाद के केस में जो रेट निकल के आता है वो क्या आता है, डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। अब इसी बात को अगर मुझे ग्राफ पे दिखाना हो, ठीक है ना, अभिकर्मक का और उत्पाद का, मैं एक काम करता हूं, इधर अभिकर्मक देख लेते हैं और इधर उत्पाद देख लेंगे। तो अभिकर्मक के लिए अगर मैं बनाऊं, देखो इधर हमारा टाइम टी चल रहा है, ठीक है ना, इधर हमारे पास इसकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये धीरे 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 घटेगा। समझ रहे बात को, कि धीरे धीरे, अब जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोनेंशियली डिके हो, वो तो अभिक्रिया पर डिपेंड करेगा, क्या कि भैया
ये सीधा घट रहा है, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से घट रहा है, वो तो अलग डिपेंड करेगा, बशर्ते वो आपका निर्भर करेगा भैया अभिक्रिया किस कोटि की है, किस प्रकार की है, वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। पर हाँ, ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अभिकर्मक की सांद्रता घटती चली जाएगी। अब अगर यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। कभी समाप्त ना होने का मतलब क्या है कि अभिकर्मक कभी जीरो होगा ही नहीं, तो उसके लिए ये ग्राफ ना बनेगा। फिर प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया होती तो ये ग्राफ बनता। तो एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते ग्राफ क्या होगा, बट हाँ अगर ये आपको डिसाइड कर दिया जाए कौन सी अभिक्रिया है तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो। फिलहाल के केस में मैंने ये मान लिया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अभिकर्मक की सांद्रता वैसे वैसे घट रही है, तो इधर हम दिखा रहे थे सांद्रता। तो ये हमारे पास में क्या है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता को किससे लिखते हैं, आर नॉट से लिखते। टाइम जब हमारा टाइम अभिक्रिया शुरू हुई उस टाइम पर ये थी सांद्रता। अब अभिक्रिया होते 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 मान लो यहां तक पहुंच गई, तो इसकी सांद्रता घट के इतनी आ गई। अब सांद्रता कितनी है, मान लो आर है, तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा उस टाइम को हम बोलते हैं डेल्टा टी। और इसीलिए हमने रेट को क्या बोला, भैया देखो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो ये वाली ज्यादा थी ये अब कम है, तो कम से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा। ठीक, ऐसे जब आप उत्पाद के लिए बात करते हो, क्योंकि देखो भैया 4 नंबर में है तो खाली डेफिनेशन लिखने पे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ सर ठीक है जो बोल दो। अब उत्पाद के लिए जब आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो तुम्हें मिलेगा डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी। ये कैसे, देखो जब अभिक्रिया शुरू हुई, इधर हम प्रोडक्ट की बात कर ले रहे हैं, इधर टाइम की, तो जब अभिक्रिया नहीं हो रही थी तो क्या कोई प्रोडक्ट था, तब तो प्रोडक्ट जीरो था। अब जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, उसी रेशियो में प्रोडक्ट बनता चला जाएगा समय के साथ, है ना, बनता हुआ प्रोडक्ट चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि भाई प्रोडक्ट बनना भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिलहाल के केस की छोड़ो। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला भैया, जब टी बराबर 0 पर, यह मान लेते हैं प्रोडक्ट क्या था हमारा, कुछ नहीं था, जीरो था। अब यहां पहुंचे तो मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट हमारा क्या है, पी नॉट है। यहां पहुंचे तो कुछ प्रोडक्ट पी है। जब अभिक्रिया शुरू हुई तो मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट रहा होगा, या मान लो जीरो रहा पहले से, या कुछ अगर बना हुआ था तब तो ये जीरो से शुरू नहीं होगा। ठीक, मान लो या थोड़ा सा जीरो से शुरू नहीं करते हैं, समझाना आसान हो जाएगा। भैया मान लो अभिक्रिया हो रही थी, प्रोडक्ट बन रहा था, तुमने 5 मिनट बाद नोटिस करना शुरू किया, 5 मिनट तक अभिक्रिया हो गई तो कुछ तो उत्पाद बन गया होगा। अब तुमने टाइम यहां से कंसीडर किया, समझ आई बात। ऐसा कुछ थोड़ा सा कायदे से बन जाए यार, ठीक है चलो ऐसे बना लेते हैं, छोड़ो, है ना। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर इन दोनों टाइम के बीच में बात कर ले रहे हैं। चलो तो ये टाइम लगा डेल्टा टी, और ये पहले क्या था भैया P1, अब हो गया P2, तो इसी को हमने क्या बोला है, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। कितना उत्पाद यहाँ से यहाँ तक बना है। अब यहाँ पे चाहो आर नॉट आर बोल दो, R1 R2 बोल दो, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो चलते हाँ, वो अब देखो ये ग्राफ जरूरी नहीं है, बस ये आपको दिमाग में रखना है कि भैया ये घट रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बस इतनी बात दिमाग में रखनी। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, तो चलो लिखो इसको फिर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक काम इसमें ये करना था यार, हाँ गलती तो नहीं कर रहे कोई, ये यार ओके 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 ओके, ये ऐसा बता रहा है कि एक टाइम ऐसा है कि प्रोडक्ट नहीं यार बनेगा, ऐसा ही 0 से स्टार्ट होगा, बट हाँ ये उल्टा कटोरी बनेगी यार। उल्टा कटोरी का मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा ना कि धीरे धीरे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। एक समय तो ऐसा है ना, ये उत्पाद बनना बंद हो जाएगा, तो ये उल्टा वाला काम रहेगा, बस ठीक ये होना चाहिए ग्राफ। ठीक, चलो इतना कर लो। और हाँ सुनो, इसके साथ मैं तुम्हें आज एक होमवर्क दे दे रहा हूँ। होमवर्क के रूप में आपको लिखना राउल्ट का नियम, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ भैया, ठीक है ना। राउल्ट का नियम ये तुम्हें खुद से लिखना है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अलग क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम ये अलग क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद से लिखना है। हालांकि अगला क्वेश्चन ही यही था, ज्यादा मुझे लग रहा है कि राउल्ट के नियम को समझाइए। ठीक, तो राउल्ट का नियम को समझाना है, राउल्ट थ्योरी है, वो आप खुद से लिख लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। चलो छाप लो, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में।